Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. This is your mentor Arsu Kakkar. I hope everybody is doing good, things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. I'm giving you a briefing. क्या हम discuss करेंगे जल्दी से एक idea दे देती हूँ so that you stay connected till the end and you have an idea in your mind also. Now as far as today's session is concerned, that is associated with 23rd of September, हम discuss करेंगे these articles. मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है. नाउ पहला जो आर्टिकल है इंस्पायर मानक प्रोग्राम, आप इसको जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से, प्लस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ ये जो शुरू के 4 आर्टिकल्स आप देख रहे हो, फर्स्ट 4, ये सारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव तो हैं ही सही. ठीक है. फिर हम बात करेंगे अमूर फैल्कन के बारे में. तो ये आपके स्पीशीज इन न्यूज़ है, सोलली प्रीलिम्स, नो मेंस. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी है. मेंस के लिए आप इसको जब आप अपने आंसर्स लिखते हो, यू कैन कोड दीज इंडेक्सेस. अच्छा कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स या इंडिया की क्या रैंकिंग रही है. जब आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिखो तो अपनी इंट्रोडक्शन में भी ऐसे इंडेक्स की रैंकिंग्स को मेंशन कर सकते हो. तो जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. Then we'll talk about Valmiki Tiger Reserve, and at the end of the session we'll talk about India's foreign policy dilemma. This you can connect with your GS paper 2, international relations, a complete mean oriented article, right? जिन्हें सेशन अच्छा लगता है, please do mark your attendance by liking this lecture. You can share it with your friends also. Those who are preparing for UPSC, SSC या फिर अगर स्टेट PCS के भी एग्जाम दे रहे हैं, these sessions are equally relevant for everyone, क्योंकि करंट अफेयर है, हर किसी के लिए कॉमन रहता है. कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपना फीडबैक जो है, कुछ भी जैसा भी आपको अच्छा लगते हैं सेशंस या नहीं लगते, या जो भी आपका फीडबैक है, जेन्युइन फीडबैक, आप लिख सकते हो. आई डू रीड द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दीज सेशंस. जो इतने अच्छे फीडबैक्स आप दे रहे हो, इट फील्स ग्रेट एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि चलो जो पढ़ा रही हूँ वो अच्छा लग रहा है, वो समझ भी आ रहा है. ओके, let's move ahead with the first article. Recently, 11th National Level Exhibition and Project Competition of Inspire Manak Winners Felicitation Ceremony was held in New Delhi. तो basically ये 11th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन एक इवेंट है जहाँ पर बच्चे अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी उनके इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो शोकेस करते हैं. तो The winners felicitation ceremony न्यू दिल्ली के अंदर, it celebrated the students who excelled in this competition, recognized their creativity, their efforts in science and technology. तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो गई जहाँ यंग माइंड्स को एनकरेज किया जाता है. You promote scientific inquiry among the students across the country, right? So we'll talk about this program in detail. पहले तो without a doubt इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge, that is the full form of मानक. ठीक है. सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया जिसका मकसद मैंने आपको क्रक्स में बता दिया, बच्चों को एनकरेज किया जाए ताकि वो नए क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन के साथ सामने आए. तो इंस्पायर स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट मानक स्टैंड्स फॉर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये स्कीम आती है जहां पर यू नर्चर दोज आइडियाज, दोज इनोवेशंस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछेंगे तो बताना कि स्कूल के बच्चों के लिए है. उन्हें मोटिवेट करना कि वो साइंस को या आगे करियर को अपनी रिसर्च, मतलब दे टेक साइंस एंड करियर इन रिसर्च, तो उस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है. जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया. तो जो बच्चे 10 से 15 साल के बीच के हैं, एज ग्रुप जिनकी 10 से 15 साल है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है. जो बच्चे 6 to 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है टू बिकम फ्यूचर इनोवेटर्स एंड क्रिटिकल थिंकर्स. देखो उसी टाइम से जब 6 से 10th में है तभी मोटिवेट किया जा रहा है टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर. नाउ एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, यहाँ पर भी यू हैव टू, सिर्फ यूपीएससी का एक ये परसेप्शन है दिमाग में कि यहाँ सिर्फ रट्टा चलता है, रट्टा नहीं चलता है. यू हैव टू कम अप विद योर एनालिसिस, यू हैव टू रेज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं. या इंडिया अगर इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर की किसी देश के अंदर विजिट हो रही है तो उसको वाई वाला एंगल हमेशा आपको अपने क्वेश्चन में लेकर आना है. यू हैव टू, अब आप ना
सिर्फ मेंस में एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है, प्रीलिम्स में भी एनालिसिस रिक्वायर्ड है. बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डोंट रिलाई जस्ट ऑन, वो होता है ना कि स्पून फीडिंग पे रिलाई कर रहे हो, पका पकाया खाना, सिर्फ वो ही नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव दैट इनोवेटिव माइंड, एक क्यूरियस माइंड जो होता है जिसमें आप खुद से गूगल पे भी सर्च करो कि अच्छा इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है. ठीक है. Coming to the significance aspect of it. Now, as far as significance is concerned, we have already discussed it, that it is important because it believes that students' creative ideas, their innovations in science and technology, they are supported, and you will develop that culture of problem solving in schools. So, बच्चे जो हैं आप उनको अलाउ कर रहे हो, यू यूज साइंस, यू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यू हेल्प सोसाइटी. तो ओवर टाइम these young students only, they'll grow up to be a responsible citizens, they'll be leaders in innovation, right? They'll be contributing to making this world a better place. So that is what this program is all about. Now moving ahead with National Innovation Foundation, it was set up in March 2000. वहाँ वापस से कौन से डिपार्टमेंट है इससे जुड़ा हुआ, दैट असिस्टेड इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. मकसद क्या है? National Innovation Foundation. So it is supporting innovation. It is supporting traditional knowledge that people at the local level have. That is its purpose. To help India become a knowledge-driven society, a creative society. ऐसी policies, ऐसा system हो that give more space to people like farmers, small inventors, so that you develop your new technologies, you come up with the ideas that benefit the society. That is the purpose of National Innovation Foundation. So it wants India to become a creative and knowledge-based society by expanding its policy, institutional space for grassroots technological innovators. Now before moving ahead with the next article, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, if you are finding any course जो आपको पॉलिटी से हेल्प करे, so you don't have to go anywhere, on this particular platform only, free of course you are getting these sessions by Pragya ma'am, the another mentor, जिसमें पॉलिटी बेसिक से कवर करवाई जा रही है विदाउट टेकिंग अ सिंगल अमाउंट फ्रॉम यू. प्लीज डू रेफर दीज सेशंस. मूविंग अहेड, देयर आर सर्टेन स्पून फीड सेशंस ऑल्सो. अगर आपको करंट अफेयर का किसी एक टॉपिक में डाउट है तो यू कैन रेफर दीज सेशंस, राइट. Please understand one thing, they are not the substitute of daily news analysis. Now as I am taking DNA को कभी कभार आप सब्सटीट्यूट कर देते हो कि चलो एक ये आर्टिकल हमने एक सर्च कर लिया, बात खत्म हो गई, उतने तक ही करंट अफेयर्स है. ऐसा नहीं है. प्लीज डोंट सब्सटीट्यूट दैट. वो अलग है, ये अलग है. एंड एज फार एज DNA इज कंसर्न, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. डेली का मतलब डेली ही है. एक दिन की न्यूज़ है, खत्म हो गई, तो सिलेबस हर दिन ऐड हो रहा है आपका, क्योंकि न्यूज़ हर दिन आ रही है. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू बी कंसिस्टेंट. और मैं मेरे सेशन के लिए खास तौर पे बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा है जो एक दिन आके 4 दिन गायब हो जा रहा है, तो आप एक दिन भी मेरा सेशन मत देखो. ये मैं खुद से बोल रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, until and unless you are not consistent, right? Now moving ahead with the next one. मणिपुर तेमलोंग डिस्ट्रिक्ट गियर्स अप टू वेलकम इट्स विंग्ड गेस्ट. नए मेहमान आ रहे हैं, नाम है एमर फैल्कन. तो इस स्पीशीज के बारे में हम पढ़ेंगे. ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो इस सीजन के टाइम पे मणिपुर के आसपास देखने को मिलते हैं. एंड टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, दे हैव बैंड देयर हंटिंग, देयर कैचिंग, किलिंग, सेलिंग ऑफ दीज एमर फैल्कन्स, ताकि बर्ड की सेफ्टी इंश्योर रहे, ताकि वो हर साल आए, राइट. क्योंकि इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट. चलिए बात करते हैं इन पर्टिकुलर स्पीशीज की और इससे जुड़े हुए जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं. इट इज़ अ स्मॉल रेप्टर ऑफ द फैल्कन फैमिली. ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड ऑफ प्रे फ्रॉम द फैल्कन फैमिली. नाउ मणिपुर में आप इसको ना अक्यूपुनिया जिस लोकली है, तो लोकल जिस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है दैट इज़ अप टू यू, बट इस नाम से भी जाना जाता है. मणिपुर और नागालैंड में आपको ये देखने को मिलेंगे. दे ब्रीड इन साउथ ईस्टर्न साइबेरिया, नॉर्दर्न चाइना, और इनका एक काफ़ी लंबा माइग्रेशन है टू सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका विंटर्स के लिए. फिर वहाँ पर तो एक पूरा ट्रिप लगाते हैं ये, देयर वन वे ट्रिप जो इंडिया से गुजरते हैं. ये 20,000 किलोमीटर कवर करते हैं और साल में 2 बार इनकी ऐसी जर्नी होती है. तो जब ये इंडिया से गुजरते हैं तो हमारे लिए मेहमान ही है, राइट. सो एमर फैल्कन जो है इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है.
This also is very important, that they breed in southeastern Siberia and northern China and लंबे distance migrate करते हैं to winter in large flocks to winter in southern and east Africa. ठीक है जी. इन बर्ड्स की हंटिंग, पोजेसिंग इट्स मीट एक पनिशेबल एंड मतलब आप लगा लीजिए ये ऑब्वियसली यू विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, 3 साल तक की जेल हो सकती है, 25,000 का फाइन लग सकता है. 2018 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया बाय रेडियो टैगिंग द बर्ड्स, ताकि आप उनके माइग्रेटरी रूट को स्टडी कर सकें. नाउ IUCN स्टेटस में अभी लीज कंसर्न में है, मतलब टेंशन की बात नहीं है, अच्छी खासी स्पीशीज है अभी. लेकिन illegal trapping and killing during migration is a threat to them. Habitat loss जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है, लैंड रिक्लेमेशन की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ इज अ थ्रेट. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विल टेक द नेक्स्ट आर्टिकल डीलिंग विद ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 GS पेपर 3 एज वेल एज प्रीलिम्स. इंडिया की जो भी रैंकिंग यहाँ रहेगी, ये आप अपने मेंस में अगर कुछ भी इंट्रोडक्शन में नहीं समझ आता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, ये मेंशन कर सकते हो. ठीक है. अदरवाइज जब आप अपने बॉडी के डोमेन में एंटर करते हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट ऑफ इट, तो यू हैव आपके आंसर के अंदर डेटा होना चाहिए. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये जो आर्टिकल्स मैं आपको बताती हूँ, जब एक सब्जी बनती है, सब्जी के ऊपर धनिया डलता है, उसकी सुंदरता और निखर आती है ना. तो ये जो कंटेंट दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ये उस धनिये की तरह ही लगा लीजिए. नाउ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. Now India has marked a significant milestone in this cyber security efforts by achieving top tier, that is tier 1 status India ने achieve किया है in this particular index. चलिए डिटेल में पढ़ें इसको. जस्ट गिव मी अ मिनट. या अच्छा, पहला सवाल मन में ये आना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है इट इज़ बाय ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में अभी 2 मिनट के अंदर बात करने वाली हूँ. कंट्रीज की रैंकिंग होती है किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी. पिलर्स जो भी इसके हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी. अगर आप टॉप टियर रीच कर रहे हो तो ये क्या दर्शा रहा है? इट इज सिग्निफाइंग है कि इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस कर रहा है इन स्ट्रेंथनिंग साइबर डिफेंस, इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, इन बिल्डिंग रिजिलियंस अगेंस्ट साइबर अटैक्स. तो ये एक अच्छी बात है. ठीक है. इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, उसकी पॉलिसीज, हमारा सिस्टम दैट आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज डिजिटल थ्रेट्स. टीयर 1 में होना यह दर्शाता है कि इंडिया की एडवांस प्रिपेयर्डनेस है, कमिटमेंट है टू सेफगार्डिंग इट्स साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप इन द साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स. सो दिस इंडिकेट्स दैट, राइट. एक बहुत ही मतलब यू हैव रीच्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकॉग्निशन फॉर योर साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज. एक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स एक ट्रस्टेड टूल है that is used to measure how committed these countries are to cyber security, to make people more aware of the importance of cyber security. तो जब मैं बोल रही हूँ कि कंट्रीज की रैंकिंग होती है तो डेफिनेटली देयर माइट बी एन सर्टेन एरियाज किस बेसिस पे आप कंट्रीज की इवैल्यूएशन कर रहे हो. सो देयर आर 5 पिलर्स. लीगल मेजर्स, मतलब कंट्रीज के कैसे लॉज हैं, कैसे रेगुलेशंस हैं दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स. दे आर इवैल्यूएटेड ऑन दैट पैरामीटर ऑल्सो. टेक्निकल मेजर्स, what are those systems, those tools that are used to prevent and respond to cyber attacks. Organizational measures, how well organized their cyber security efforts are, their national policies, their institutions, everything is taken in this particular aspect. कैपेसिटी डेवलपमेंट, आप अपने लोगों को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, कैसे स्किल्स डेवलप कर रहे हो इन साइबर सिक्योरिटी, किस तरीके से कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वन पैरामीटर जिस पे आप इवैल्यूएट करते हो. एंड कॉपरेशन, बाकी देशों के साथ आप कैसे कॉपरेट कर रहे हो, हाउ यू आर वर्किंग विद अदर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस,
to strengthen cyber security globally. So all of these are combined, एक ओवरऑल स्कोर मिलता है जो दिखाता है कि एक कंट्री कितनी प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ठीक है जी. अच्छा, रही बात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, दैट आई डिस्कस इन जस्ट अ मिनट. बात करते हैं इस रिपोर्ट के हाईलाइट की. हाईएस्ट टीयर 1 है. 46 कंट्रीज आर रैंक्ड इन टीयर 1. ये लगा लो आप कि वो कंट्रीज हैं जिन्हें रोल मॉडल्स की तरह देखा जाता है. क्यों? बिकॉज दे शो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स इन ऑल दीज 5 एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बी इट लॉ, बी इट टेक्निकल सिस्टम, बी इट योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कॉपरेशन, एवरी एस्पेक्ट में. और इंडिया का बहुत अच्छा स्कोर रहा है, दैट इज 98.49 आउट ऑफ 100. There you are joining these tier 1 countries. So India is recognized globally for its strong cyber security practices and leadership. ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा आपको. अगर कोई भी इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो ये सब कोट कर सकते हो आप. बहुत से देश ऐसे भी हैं दैट आर स्टिल इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ बिल्डिंग देयर साइबर सिक्योरिटी. मतलब दे आर इन इधर इन टीयर 3 और टीयर 4. ठीक है जी. अच्छा हाँ, रही बात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की. एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली ऐसी स्टेटमेंट डाल देंगे. क्या ITU पार्ट है यूनाइटेड नेशन का? डेफिनेटली. इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? यस. लाइक इंटरनेट, लाइक टेलीफोन्स, लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. कब फाउंड हुआ था? 1865 में, एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, which helped the countries to coordinate on telegraph systems. 1947 के अंदर ITU एक स्पेशलाइज एजेंसी बन गया यूनाइटेड नेशंस की. मतलब इट वर्क्स क्लोजली विद द UN नाउ टू हैंडल द ग्लोबल कम्युनिकेशन इश्यूज. तो ITU क्या है? ITU एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इट वर्क्स विद गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट कंपनीज टू इंश्योर कि जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है दे वर्क स्मूथली अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. अच्छा, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? प्रीलिम्स में ऐसे यूपीएससी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स पूछी हुई हैं. फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में यूपीएससी ने पूछा. ठीक है, ऐसे वो इसमें मेंबर कंट्रीज पूछेंगे. 193 कंट्रीज मेंबर हैं. 1000 से ज़्यादा कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर. इनका फंक्शन क्या है? दे एलोकेट रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स. इनका काम है टू डिसाइड हाउ द ग्लोबल रेडियो फ्रिक्वेंसीज आर शेयर्ड, वेयर सैटेलाइट्स आर प्लेस, ताकि इंटरफेरेंस नहीं हो. पहला फंक्शन. दूसरा फंक्शन जल्दी से आप पढ़ो. पढ़ लिया? So the second function is that it set technical standards. मतलब so it creates global rules. It creates standards for telecommunication technologies to ensure कि जो devices हैं, the networks, they work smoothly worldwide. And the last function, it works to improve access to ICTs in underserved communities worldwide. तो basically simple सी बात है that ITU works to bring together this internet and this communication technology to those underserved areas around the world also. क्या इंडिया मेंबर है इसका? बिल्कुल है. 1869 में इंडिया मेंबर बन गया था और इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है इन ITU's डिसीजन मेकिंग बॉडी, द ITU काउंसिल, सिंस 1952. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, क्योंकि एक लेपर्ड वॉज फाउंड डेड इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. चंपारण सत्याग्रह है कि नहीं है? थोड़ा सा ये वाला एंगल मॉडर्न हिस्ट्री से देख लो. ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो. होमवर्क क्या है आज का? ये जितने भी पार्क्स हैं ये आपको देखने हैं. नॉर्थ टू साउथ चलते आओ. राजा जी, देन कॉर्बेट, देन पिलीभित, देन दूधवा एंड देन वाल्मीकि. ठीक है. यूपीएससी कैसे पूछेगी? यूपीएससी पूछेगी कि आप मुझे ज़रा ये बता दो, ये लैटिट्यूड पे
कौन कौन सा पड़ता है। यूपीएससी पूछेगी कि अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट जा रही हूँ, बाय चांस देखो ऐसे पूछ लेगी, इधर राजाजी पड़ता है और इधर है पेंच। यूपीएससी पूछेगी अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट जाऊं तो क्या पहले ये आएगा या ये आएगा, तो वो मैप प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो होमवर्क में सिर्फ ये करना है कि जब भी कोई भी टाइगर रिजर्व आए उसे मैप में लोकेट करते चलो। फॉर एग्जाम्पल आज का वाल्मीकि, और बाकी वो स्टेट घूम लो थोड़ी सी, इंडो नेपाल बॉर्डर घुमाओ, बिहार चले जाओ आज, और बिहार में बाकी जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं अपने मैप में देख लो। ना एज फार एज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज कंसर्न, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ये पड़ता है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की, उसके नॉर्दर्न पार्ट पे 880 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज कंप्राइज्ड ऑफ। हिमालयन तेराई फॉरेस्ट जो है इंडिया के, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न लिमिट ऑफ दोज तेराई फॉरेस्ट। गैंगटिक प्लेन्स जो पड़ती हैं, इट इज सिचुएटेड इन दैट बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ द कंट्री, जहां पर आपको भाबर और तेराई ट्रैक्ट्स जो हैं वो उनका कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलेगा। नेपाल थोड़ा सा जब एंटर करेंगे तो रॉयल चितवन नेशनल पार्क है, वो भी पड़ता है इसके नॉर्थ में, और रिवर है गंडक जो इसके वेस्टर्न साइड पे पड़ती है। रिवर गंडक, मनोहर, मसान, पांडाई, ये कुछ भपसा, ये कुछ नदियां हैं जो इस रिजर्व से बहती हैं। एज फार एज वेजिटेशन इज कंसर्न, तो यहाँ आपको मॉइस्ट, मिक्स्ड डेसिडियस, ओपन लैंड वेजिटेशन, सब माउंटेनियस सेमी एवरग्रीन फॉर्मेशन, एल्यूवियल ग्रासलैंड्स, हाई हिल सवाना, वेटलैंड्स, फ्रेश वाटर स्वैम्प्स, ये सब देखने को मिलेंगे। साल, टीक, बाम्बू, शीशम, जामुन, ये सब स्पीशीज हैं एंड प्लांट्स की। एंड एज फार एज एनिमल्स आर कंसर्न, यू विल सी टाइगर, लेपर्ड, फिशिंग कैट, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, मंकीज, लंगूर, ये सब स्पीशीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको क्या करना है, अपने पेन एंड पेपर ले लो, लिखते चलना जो जो पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आंसर यूपीएससी आपसे 150 या 200 वर्ड्स में पूछेगी, सो यू हैव टू राइट एन आंसर, जिसमें आपके पास जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना देखने वाले को भी मजा आएगा और उतने नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, कहानी अपने को लिखनी नहीं है आंसर्स में, यहाँ समझना है और अपने नोट्स बनाते चलो छोटे छोटे, जो आपको लास्ट में काम आए। बस उसमें पॉइंट्स हो, जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं उतना बेहतर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कोई डाउट नहीं है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कोई डाउट नहीं है। इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इट्स जर्नी टू बिकम अ प्रोमिनेंट प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज, कोई डाउट नहीं है। राइट, देखो एक सवाल था, मतलब सवाल तो एज इन साल पहले एक एडिटोरियल आया था, बहुत अच्छा एडिटोरियल था। आप बताना आपका क्या इस पे राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना कि 2 बातें होती हैं, एक आपके घर में लड़ाई हो रही है और आप दूसरों के मसले सॉल्व करने में लगे हुए हो। ठीक है, ये पहला पहलू है, और यही पहलू है जो एडिटोरियल बता रहा था। आज से साल पहले, कुछ लगा लीजिए 5-6 महीने पहले आया होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि क्या इंडिया को अपने इंटरनल मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन ग्लोबल वन। क्या हम जो बाकी देशों के साथ ये ग्लोबल प्लेयर बनना चाह रहे हैं और उसके चलते क्या हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या हमें अपने घर में देखना चाहिए या ओवरऑल बाहर भी देखना चाहिए? ये 2 एंगल्स हैं। आपका क्या इस पे राय है? डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल क्या कहता है? सी, इंडिया वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ की कंट्री इन द वर्ल्ड। आप चाहते हो कि आपको एक परमानेंट सीट मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कुछ दिन पहले भी मैंने इस पे बात करी थी। इंडिया का मकसद क्या है इंडो पैसिफिक रीजन में? आज कल मैंने बताया था कि क्वाड की सबमिट होने वाली है ना, उसके जो भी हाईलाइट्स आएंगे हम शेयर करेंगे डेफिनेटली। इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है, चाइना का जो एजर्टिव इन्फ्लुएंस है, चाइना जहाँ खड़े हो जाता है वो बोलता है वो जगह हमारी है, लेकिन उस रीजन में पीस, स्टेबिलिटी, ट्रेड, सिक्योरिटी, ये सब इंश्योर करना। तो इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस ऑल्सो, इट्स इन्फ्लुएंस ऑल्सो। अच्छा, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा देश ग्लोबल साउथ के लिए एक आवाज़ है। इंडिया वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस। जैसे कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज हर किसी को अफेक्ट डाल रहा है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, लेकिन डेवलप्ड तो हो चुकी हैं, उन्होंने तो अपना पूरा नुकसान कर दिया। अब आप डेवलप्ड हो गए हो, अब आप बोल रहे हो कि चलो ये स्टेप्स भी लेते हैं, इतना भी कंट्रोल करना है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका क्या, उन्होंने तो वो इतना पॉल्यूशन किया ही नहीं। अब ये नहीं मतलब ये नहीं है कि आपको उतना पॉल्यूशन करना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप, मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं सबको बोलूँ कि आपको 1000 रुपये देने हैं तो आप बोलोगे कि मैं इतनी भरपाई क्यों करूँ। एक अगर एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स कंट्री है, गरीब देश है, ऊपर से डेवलप्ड नहीं है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, पॉवर्टी में रहती है, और क्लाइमेट चेंज के नाम पे मतलब राइजिंग सी लेवल भी उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, राइट। जितना पॉल्यूशन वो आपने किया उसका भरपाई वो करे, ये एक सवाल है। बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं जिन पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आते रहते हैं एंड वी डू टेक देम अप, राइट। तो इंडिया वांट्स टू रिप्रेजेंट एंड एडवोकेट फॉर दीज डेवलपिंग कंट्रीज, बी इट योर हेल्थ क्राइसिस, बी इट योर क्लाइमेट चेंज। अब अगर मैं थोड़ा अपने घर की बात करती हूँ, डोमेस्टिक चैलेंजेस की बात करती हूँ, ग्रोथ है नो डाउट, लेकिन इंडिया हैज अ लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ ताकि फिर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम, इंडिया के खुद के हमारे अंदर घर में बहुत सी इश्यूज हैं, एजुकेशन को लेकर है, हेल्थ केयर को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, बहुत से रिसोर्सेज चाहिए, बहुत अटेंशन चाहिए। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं इसको सम अप करूँ, आर्टिकल अभी जाएगा, अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन का सम अप किया है, अगर मैं कंक्लूड करूँ, ये आर्टिकल की जिस्ट ये कहती है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन इट्स एम्बिशियस गोल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, और जो आपके घर में आपके जो लोगों की जो अर्जेंट नीड्स हैं वो भी आपको साथ में देखनी पड़ेंगी। आपको केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा योर रिसोर्सेज, योर प्रायोरिटीज, ताकि यू अचीव योर ग्लोबल एस्पिरेशंस ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम योर डोमेस्टिक डेवलपमेंट गोल्स एज वेल। सो दिस बैलेंसिंग एक्ट, यू कैन राइट इट डाउन, दिस बैलेंसिंग एक्ट इज रिक्वायर्ड. It is very crucial for India's future growth and its influence in the world. इंडिया चाहता क्या है ग्लोबली? अगर आप कह रहे हो आपके क्या ग्लोबल एम्बिशंस क्या हैं आपके, एक तो आप चाहते हो कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट मिले, परमानेंट सीट मिले, ताकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हो इन दी सिक्योरिटी डिसीजंस, पहली बात। दूसरा आपका जो गोल है वो है इंडो पैसिफिक वाला। वापस से स्लाइड क्लियर करूं या आप पॉइंट्स लिखते चलना? आप पहला बता दिया, दूसरा इंडो पैसिफिक वाला रीजन, वहां पर आपकी एक स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस बढ़े ताकि आप चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस आउट कर सको। डेवलपिंग इकोनॉमीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है इंडिया, ये भी आपका एक गोल है। आपको वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया इज एडवोकेटिंग फॉर अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। कहां पर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन? इन दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को आप और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हो। अच्छा, हर जगह गोली लेके खड़े हो जाना नहीं होता है, हर जगह हार्ड पावर नहीं काम आती है। जब आपको अपने बच्चे को सुधारना है तो 4 थप्पड़ लगाने से बच्चा नहीं सुधरेगा, आपको सॉफ्ट पावर भी यूज़ करनी पड़ेगी। ये डिफरेंस है बिटवीन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। ठीक है, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, आपकी डिफेंस, आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इम्प्रूव योर सॉफ्ट पावर ऑल्सो। सॉफ्ट पावर बोले तो soft power means cultural diplomacy. Soft power means where you are influencing others through your cultural heritage, your democratic values. जब आप बच्चे को प्यार से समझाते हो, are you getting my point? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, जैसे योगा एक सॉफ्ट पावर है। आप बाकी यही चीज़ आपके यहाँ से जो है जुड़ी हुई है वो आप देश भर में फैला सकते हो। ठीक है, जो आपके हिस्टोरिकल कनेक्ट्स हैं, जो कल्चरल, जब किसी के 2 लोगों के कल्चर सेम होते हैं ना, वो बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तेरा भी वही कल्चर है, मेरा भी वही कल्चर है, भाई भाई,
है ना। तो वो जो कल्चरल टाइज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, आप उनका यूज कर सकते हो. दैट इज योर सॉफ्ट पावर दैट यू कैन एनहांस. नाउ एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न, एक तो यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, मतलब इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए. इंडिया नीड्स टू फोकस मोर ऑन poverty रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, एडुकेशन, हेल्थ सर्विसेज. माना आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, बट स्मॉल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू शेप योर ग्लोबल इकोनॉमिक रूल्स एंड पॉलिसीज. स्टिल देयर आर ऑनगोइंग, पाकिस्तान के साथ वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, दैट नीड्स टू टेक केयर ऑफ. जो हमारे पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो रहा है, अभी क्या हुआ बांग्लादेश में, म्यांमार में हुआ, तो आपको अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस और ज़्यादा ऐड ऑन करने पड़ेंगे. यू हैव टू डील विद दैट ऑल्सो. चाइना के साथ कॉम्पिटिशन, चाइना हैज़ अ मच लार्जर इकोनॉमी एंड मिलिट्री, तो एक सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर है आपका. यू हैव टू फाइंड आउट वेज. यू आर मॉडर्नाइजिंग योर मिलिट्री, बट यू हैव हार्ड पावर प्रोजेक्शन नहीं करनी है, हर जगह नहीं करनी है, राइट. सो व्हाट ऑल यू कैन टेक अवे, these particular points. रीजनल इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करो, राइट. तो दिस ऑल कैन बी टेकन केयर ऑफ. बाकी आपके पास कोई पॉइंट्स आते हैं, यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद मी कि अच्छा हम अपने डोमेस्टिक फाउंडेशंस को, अपनी जीडीपी को बूस्ट करते हैं पहले हम, हमारी मेक श्योर यू हैव फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप विद द अदर कंट्रीज, यू एनहांस डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, यू प्रमोट सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी, ग्लोबल चैलेंजेस. दीज ऑल थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. देयर कैन बी नंबर अदर पॉइंट्स, यू कैन शेयर इट विद मी. सेशन बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, बट मैं चाहती तो इसको पहले ख़त्म कर सकती थी, बट वो आर्टिकल्स पॉइंट्स बीच में छूट जाते, वो कोई फ़ायदा नहीं है. 4 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन 360 डिग्री अप्रोच होनी चाहिए, सब कुछ कवर होना चाहिए. तो यहाँ मेरे एंड से कवर्ड है. देयर कैन बी नंबर ऑफ पॉइंट्स एज आई हैव मेंशन्ड, यू कैन शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन. Okay then, this is your mentor Arsu Kakkar signing off for today. We'll meet you in other articles, in other sessions, same platform, same timing. Thank you everyone, take care, all the best. Happy learning.